अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम साथ आपके सामने हूं। आज का प्रोग्राम पाकिस्तान पे यकीनन मगर बहुत दिलचस्प है। कल मंसूर अली खान नाम है ना उस लड़के का, लाहौर से वीडियो करता है, तो उसने नेशनल क्राइम एजेंसी जो है, तो बेसिकली कभी FIA का ही पार्ट होता था, उसी के अफसर है वो, बड़े पैमाने पर अलग करके वो काम कर रही है और साइबर क्राइम पकड़ती है। तो उनके 5 अफसरान को गिरफ्तार किया है। ये खबर तो आपने सुनी होगी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस से गिरफ्तार किया है। ये खबर तो बहुत अरसे से थी। कोई डकी है यूट्यूबर और बताया कि जी ऐसी ऐप थी जो जादू वो छुआ करवाती थी और उनको प्रमोट करते थे बहुत सारे टिकटॉकर वगैरह। अच्छा, ये बहुत तवील अरसे से हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं जो एक बात कहता हूँ ना कि उम्मुल खबाइस, बुराइयों की जड़ वही इदारा है, सब कुछ वहीं से होता है। और ये तो मंसूर खान ने भी कह दिया कि जी वो जो काम हो रहा था, MI का नाम लिया जा रहा था, कहीं MI होती है, कहीं ISI होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर या उसके इंस्पेक्टर वो कहीं करप्शन में है, तो ये MI की डोमेन है कि वो उनको अरेस्ट करे, कॉन्स्टिट्यूशनली चेक कर ले। उनका क्या लेना देना है? अगर उनका नाम भी आ रहा है, वो ज़्यादा उनके खिलाफ है, एक रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, मगर उन्होंने अफसान को उठा लिया। तो मैं आपको ये बताऊंगा। और एक ये कि एक और बड़े ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं शुमाली वजीरिस्तान और पूरे KPK में, क्योंकि नया वज़ीर आला आया है और उसकी शोहरत टोटल इतनी है कि वो कहता है कि तुम बुराइयों की जड़ हो, जो हम कहते हैं, और वो साबित करता है अपनी तकरीरों में। इसके अलावा तो खान ने उसमें कुछ नहीं देखा है ना, मगर वो बतदरीज कंप्रोमाइज करता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मगर उसे बिल्कुल साइड लाइन लगाना है, खान साहब की सारी उम्मीदें खत्म कर देनी है। तो उस पर मेरे 1-2 वीडियो है मेरे पास। प्रोफेसर इब्राहिम साहब के जमात इस्लामी के पुराने लीडर हैं, मेरे ख्याल में सेनेटर हैं या MNA, मुझे इतना याद नहीं है, तो मैं जरा उनको आपको दिखाना चाहूंगा। और जो सबसे बड़ी खबर है, जो मेरे नजदीक सबसे बड़ी खबर है, कि इस हुकूमत का धड़म तख्ते की तैयारियां हो चुकी हैं। जो कौमी हुब्बुल वतन मीडिया है, बड़े बड़े एंकर अब इकानमी की नाकामी की दास्तानें, औरंगजेब की नाकामी की दास्तानें सुना रहे हैं कि सरमायाकारी भी डूब गई, दावे भी डूब गए, वादे भी डूब गए और मईशत बहुत बुरे हाल में है। और जो रिजर्वायर है वो भी उस पोजीशन में नहीं है, और बैरूनी फंडिंग से लेकर एक पूरा मंजर कशी। और फिर साथ में खबरें ये हैं कि मरियम नवाज को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उसके घर से निकलने पे पाबंदी है। आड़ ये है कि दहशतगर्दी का खतरा है, उसे मार देंगे, कि लबैक मार देगी, कि दाइश मार देगा, कि मुख्तलिफ लोग उनके पीछे हैं अब, और कोई दिल जला मार देगा कि अपनी तस्वीरें टिकटॉक और ये सारा कुछ जो है ना। तो इस हुकूमत को क्योंकि जूं अक्टूबर एंड हो रहा है, नवंबर आ रहा है, अपॉइंटमेंट 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। अदालतें कि हुसैन हक्कानी जैसे लोग कह रहे हैं कि मुकम्मल कब्जा कर चुके हैं, और अब आवाम मिल के इज्तिमाइयत से कुछ कर ले तो कर ले, जिसके कोई दूर दूर तक चांसेस नहीं है। ये आपस में लड़ेंगे, जो मुझे नजर आता है। पहले आते हैं नेशनल क्राइम एजेंसी पर। कि देखिए जी, मैं तो आपको सिर्फ ये बता सकता हूं, बाकी तो आप सुन चुके हैं। उनके व्यूज देखें छप्पर पार मंसूर खान के, कि जी गिरफ्तारियां बताई हैं बस, कि 5-5 लाख व्यूज है। असल बात यह है कि हर, जैसा मैं कहता हूं कि उम्मुल खुबाइस वो इदारा है, और रिटायर कर्नल इनामुल हक, जिनका मैं 1-2 दफा वीडियो भी दिखा चुका हूं, तो उन जैसे लोग बताते हैं कि जनरल कियानी का भाई छोटा, जो मेजर था, वो भी छोटा कियानी, उसे डिफेंस लाहौर में शर्त लगा कर उसने कहा कि मैं 101 प्लाट लूंगा। भाई के हुक्म पर 101 प्लाट एक ही फेज में लाइन से दिए गए। अगर खुदा की कसम एक इंटरनेशनल कोई आलमी कमीशन कायम हो इस मुल्क में बर्बादी, तबाही
और लूट मार की दास्तान की तहकीकात के लिए, तो मैं दावा करता हूं कि मॉडर्न वर्ल्ड में इससे ज़्यादा करप्शन, इससे ज़्यादा चोर, इससे ज़्यादा बेईमान आपको रियासत नहीं मिलेगी। अरबों खरबों पति ऐसे नहीं बने। तो जी नेशनल क्राइम एजेंसी का जो मैंने जब मालूमात की ये वीडियो देखने के बाद मंसूर खान का, तो लोगों ने मुस्कुरा के कहा वो छोड़, किन चक्रों में पड़ता है, मारा जाएगा वहां मरवा देंगे। मैंने कहा मरवा दें, हम तो अपनी उम्र गुजार चुके। उनका 11 से 20 जनरल और जाने कितने मेजर जनरल और कितने रिटायर्ड कर्नल और कर्नल हाजिर सर्विस, वो सब इस धंधे में इन्वॉल्व है। और इन एप्स के जरिए, क्रिप्टो के जरिए, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, अरबों खरबों डॉलर इस मुल्क से दुनिया भर में जा चुका। अब खतरा ये हो गया कि ये अफसर जगह जगह नाम ले रहे हैं कि हम उनकी मदद से करते हैं। उनको अरेस्ट इसलिए किया गया है, इन्होंने किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनली, जो इनके दायरे इख्तियार में नहीं आता, कि अपने सेफ हाउस में ले गए। जैसे अनस रिजवी को और वो खादिम रिजवी के जो बेटे हैं, उन दोनों को यही ले गए। सबको पता है। अच्छा, मैं बहुत से लोग कहते हैं आपने उन पर कुछ नहीं बोला, क्या बोलना है भाई, सबको पता है उनके लोग हैं, वही उठा के ले गए, अगले कुछ दिनों में पेश कर देंगे। ये बात मैंने आपको बिगनिंग में बता दी थी कि कुछ दिनों में आ जाएंगे। इसमें परेशानी की क्या बात है। अब उनको फारिग करना है, दुनिया को दिखाना है कि देखें हम इंतहा पसंदों को कैसे मार रहे हैं, और इस इंतहा पसंदों को ये जैसे मार रहे हैं, इनके जो हालात जिंदगी है, मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, वो देख लीजिए, आपको वो सारी सिचुएशन समझ। इस दाइश को वो कहते हैं खुरासान, दौलतुल इस्लामिया खुरासान, और ये अफगानिस्तान में भी है और हमारे इलाके में भी, और बाजावड़ में ज्यादा है और कुरु में दूसरे नंबर पे हैं, और ये टीटीपी के भी खिलाफ हैं और इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के भी खिलाफ है। अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए अर्ज करूंगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, आपने जो इख्तियारात आईन से बालातर अपने हाथ में ले रखे हैं, इसकी वजह से मसला आपसे हल नहीं हो रहा, मसला बिगड़ रहा है। बाजावड़ में कर्फ्यू है, बन्नू के इलाके मिरियान नूरड़ में कर्फ्यू लगाया गया था, और बाजावड़ में तो नकल मकानी शुरू हो गई है और लोग अपने घरों को छोड़ के, माटर गोले से खातून शहीद हुई है, बच्चे शहीद हुए हैं, इसलिए उनको इलाका छोड़ना पड़ा है। शिमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान में फौज की तरफ से मुतालबा है कि तुम्हारे अंदर ये मुहारिबीन मौजूद हैं, उनकी इस्तिलाह है फितनतुल खवारिज। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंद भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे फितनतुल खवारिज। और चूंकि लोगों से, आवाम से कहते हैं कि तुम्हारे इलाके में मौजूद हैं, इसलिए तुम इलाका खाली करो ताकि हम इनके खिलाफ फिर कार्रवाई करें। हल सदेबाब फौज के पास नहीं है। 2007 में पहला ऑपरेशन हुआ था शिमाली वजीरिस्तान में, 2014 में दूसरा हुआ, और ये फिर रमजान का महीना था, लेकिन रमजान फिर नवंबर अक्टूबर से जून में पहुंच गया था। इंतहाई शदीद गर्मी में लोगों को वहां से निकलना पड़ा। और अब अगर आप तीसरा ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो पहले उन 2 ऑपरेशनों के बारे में तो बात कर लीजिए, जरा मेज पे बैठिए और हिसाब कीजिए हमारे साथ कि उन 2 ऑपरेशनों में क्या हुआ है, बाजावड़ में क्या हुआ था, और आज आप दोबारा ऑपरेशन 2008 के बाद दोबारा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो पहले 2008 का हिसाब तो दे जाइए कि उस वक्त उस ऑपरेशन के बाद फिर क्या हुआ था, और आज ये ऑपरेशन जो करने जा रहे हैं उसके बाद फिर क्या होगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि फौज के बस की ये बात नहीं है, लेकिन फौरी काम, फौरी सद्देबाब वो ये कि फौज यहां से निकल जाए। वजीर आला साहब ने 24 तारीख को जो बयान दिया था, कल उनका बयान बिल्कुल उसकी नफी कर रहा है। और दोस्त कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। बाजावड़ से पीटीआई का एमपीए, पहले तकरीर उसकी कुछ और थी और आज उसका वीडियो आ चुका है, वो कुछ और है। IBO, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, बहुत जोर दिया जाता है, इसकी तारीफ की जाती है, इसकी हिमायत की जाती है, मैं इसकी भी मुखालिफत करता हूं। कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तुम्हारा 20-25 सालों के अंदर कामयाब नहीं हुआ। या मेरे दोस्तों ने बताया कि उनको इत्तला कर दी जाती, क्लियर है बिल्कुल दहशतगर्द है, और फिर वहां खवातीन और बच्चे शहीद हो जाते हैं। इसलिए तुम्हारा कोई इंटेलिजेंस बेस नहीं है, तुम बिल्कुल निकम्मे हो और तुम इस इलाके से निकल जाओ। हमें बन्नू में कमिश्नर ऑफिस में हमारी बन्नू अमन जरगा की मुलाकात हुई चीफ सेक्रेटरी और IG के साथ, और उससे पहले वो GOC शिमाली वजीरिस्तान से मिले थे और उन्होंने हमें बताया कि GOC साहब हमें कहने लगे कि फिर हम निकल जाते हैं, आप संभाल लें। मैं कहता हूं कि तुम्हें किसने बुलाया था यहाँ?
किसके कहने पे तुम यहाँ आए हो? तुम फौरी तौर पर निकल जाओ, यहाँ पे अमन हो जाएगा। और असल में बेतेमारी और बदएतमादी की फजा भी है। और ये लोग इस वक्त यानी बेड और गुट तालिबान की तो बात होती है, गुट को तो ये ऑन करते हैं, गुट को सरेंडर भी कहते हैं। मैं कहता हूँ ये इनके गुट हमारे बेड है और इनके बेड जो हैं ये भी इनके गुट हैं, इनके साथ भी। और इन्हीं के रास्तों से जहां पे इनके कैंप है वहां से क्रॉस करके ये अवाम में पहुंचते हैं और फिर ये अवाम से कहते हैं कि निकल जाओ ताकि हम ऑपरेशन करें। इसलिए फौज निकल जाए। इस सरहद पे हमें कोई खतरा नहीं है। माइंस और मिनरल्स, अर्थ रेयर एलिमेंट्स ये अपनी जगह। और ये कहा जाता है, दोस्त कहते हैं कि ये चीन और अमेरिका की लड़ाई है और पश्तून इसमें ईंधन बन रहे हैं और मुख्तलिफ असबाब और मुख्तलिफ वो। लेकिन ये बात कैसे मनवाई जाए बहुत मुश्किल है। मैंने तो कल भी कहा कि हमें हमारे घरों से निकाला जाएगा तो फिर हमें सीधा जीएचक्यू पहुंचना चाहिए बच्चों समेत। अपने बच्चे लेकर हम वहां पे जीएचक्यू के अंदर अपने खेमे वो करें, इसके सिवा और कोई हल नहीं है। और इस सरहद पे अफगानिस्तान से हमें कोई खतरा नहीं। ये सरहद इंशाअल्लाह महफूज है। कबाइल इसकी हिफाजत की बेहतरीन सलाहियत रखते हैं और हमारा मसला हमारी फौज है। उन्होंने इस मुल्क के अमन को तबाह कर रखा है। वो अपने हुदूद में आ जाए, अमन बहाल हो जाएगा। आपने देखा, मुझे कुछ कहने की जरूरत है कि ये कितने अहल हैं, इनकी इंटेलिजेंस कितनी परफेक्ट है। IMI जब ये काम कर रही होगी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कि साइबर क्राइम के लोगों को उठा रही हो और ISI जो है वो सियासत को फिक्स कर रही हो और क्रिप्टो को मैनेज कर रही हो। नाम आता है ना आसिम मलिक साहब का कि क्रिप्टो में उनका बहुत बड़ा रोल है। वाशिंगटन में उनके बड़े ताल्लुकात हैं। ट्रंप खानदान को उन्होंने मैनेज किया है। ट्रंप खानदान बेचारे को हो सकता है पता भी ना हो, मगर जो खबरें हैं उसकी रोशनी में देखें तो बड़े मियाँ ने, प्रोफेसर साहब ने इनका कच्चा छट्टा खोल दिया है। अब जो सवालात इन्होंने उठाए वो तो बनते हैं ना कि भाई पिछले 2 ऑपरेशनों का हिसाब तो दो, जो लोग बर्बाद हुए उनका तो बताओ। तुमने 100 अरब रुपए सालाना वहां खर्च करने का वादा किया या फाटक को जम किया सूबे में, कितने पैसे खर्च किए वो बता दो। और एक तफसील है किस किस के बारे में आदमी बता, कर कैसे रहे, किसके कहने पे कर रहे हैं, ये अल्लाह के हुक्म पर कर रहे हैं हाफिज साहब जो कुछ भी कर रहे हैं। और ये भी प्रोफेसर साहब बता रहे हैं, हम तो आलिम दीन नहीं है, वो बता रहे हैं कि सुने, उनको सुने वो कैसे बता रहे हैं कि ये किसके हुक्म पे कर रहे हैं और इनके इरादे क्या हैं। उससे आपको सब साफ हो जाएगा कि आने वाले दिन क्या। हमारे फील्ड मार्शल साहब खैर से हाफिज कुरान है और कुरान से इस्तिदलाल करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इन 2 आयात को वो अपने फौजी ऑपरेशनों के लिए बुनियाद बनाते हैं। इन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खलील साहब ने शुरू में अपने 3 नुकात पेश किए और उनका पहला नुकता था कि इस वक्त आईन के अंदर जो निजाम लिखा हुआ है अमलन वो मौजूद नहीं है। मुल्क का एक वजीर आजम है जो चीफ एग्जीक्यूटिव, सदर है जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ये हायरार्की तो मौजूद है लेकिन इख्तियारात उनके पास नहीं है। और शायद डॉक्टर साहब का भी यही मतलब है, उन्होंने शायद बयान किया हो लेकिन मैंने नहीं सुना कि ये इख्तियारात फील्ड मार्शल साहब ने अपने हाथ में ले रखे हैं। वजीर आजम के पास, सदर के पास, पार्लियामेंट के पास इख्तियारात नहीं है। इसी तरह वजीर आला के पास, सूबाई असेंबली के पास इख्तियारात नहीं है। ये तमाम तर इख्तियारात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब ने अपने हाथ में ले रखे हैं। और फिर नुकता सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने इंतजामी इख्तियारात अपने हाथ में ले रखे हैं। इस आयत की रूह से वो साबित करते हैं कि अदालती इख्तियारात भी उन्हीं को हासिल है। कुरान मजीद तो अल्लाह का कानून है और ये कानूनी दफा है और इसके लिए पाकिस्तान में कानून भी मौजूद है। ये फिर साइड इशू हो जाएगा, उसमें मैं नहीं जा सकता। एक कानून है जिसको कहते हैं हुदूद ऑर्डिनेंस ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसके 2 या 3 दफात में फिर एक कानून बयान हुआ है जिसको कहा गया हराबाई, और उसमें उसकी तारीफ एक दफा में दर्ज है और दूसरी दफा में उसकी सजा दर्ज है। और कानून के लिए फिर अदालत है और अदालत के सामने जुर्म साबित किया जाएगा और फिर उनको सजा दी जाएगी। फील्ड मार्शल साहब इस वक्त खुद वो सजा दे रहे हैं और वो मुद्दाई भी हैं, वो गवाह भी हैं, वो जज भी हैं और वो तनफीजी इदारा भी हैं। ये तमाम इख्तियारात आज उनके हाथ में जमा हो गए हैं। इसलिए बाकी असबाब आप जितना भी बयान करें बहुत ज्यादा है, सदेबाब क्या है वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन असल मसला इस वक्त ये है कि इंतजामी और अदालती इख्तियारात फील्ड मार्शल साहब ने अपने हाथ में ले रखे हैं और वो इसको सुन लिया आपने कि ये तो कुरानी हुक्म है।
अदालतें भी यही चलाएंगे, मैनेजमेंट भी यही चलाएंगे, पार्लियामेंट भी यही चलाएंगे, नेशनल क्राइम एजेंसी भी यही चलाएंगे, FIA भी यही चलाएंगे, PIA भी। मतलब पहले से नहीं चलाते थे क्या? अब तो अल्लाह का हुक्म भी निकाल लिया उन्होंने और वही आयात पढ़ते हैं। अब ये उलमा कराम ही बता सकते हैं, वो ताहिर अशरफी जैसे भी उलमा कराम है जो कहते हैं मोहब्बत तरीन कौन लोग हैं और इस फौज ने कितने अजीम कारनामे किए कि जश्न क्यों ना मनाया जाए कि भारत पर हमने बड़े पैमाने पर फतह हासिल की है। भारत का भी सुन लें, अमेरिकन मीडिया में भी छप चुका, इंडियन मीडिया तो भरा पड़ा है कि आपको बहुत दिनों से जैसे लोग और बहुत से भी बता रहे थे कि ये मामला सेटल हो जाएंगे और जो टैरिफ लगाया सब वापस हो जाएगा। अब कहा जा रहा है पाकिस्तान पर तो 26% है ना मेरे ख्याल में, इंडिया से बार्गेन हो रही है 15 और 16% पर। और जब ये कब होगा? जब डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है बिहार में 8 नवंबर से मेरे ख्याल में मोदी बिहार जा रहे हैं, मगर वहां बताया जा रहा है कि पलटा एनडीए का भारी है और एनडीए के ही कोई पार्टी का बंदा है, मुझे नाम याद नहीं है, तो उसके विजयाला की पॉपुलरिटी का भी बता रहे हैं कि उसका नाम आएगा। और वहां बिहार में मोदी के हालात बहुत खराब है, इसलिए मुसलमानों के खिलाफ उनके वजीर बयान भी दे रहे हैं, सुना होगा कि ये मुसलमान तो नमक हराम है। मतलब 25 करोड़ की 30 करोड़ की आबादी को उन्होंने नमक हराम कह दिया ताकि मजहब का वोट ले सके। अच्छा, हम उनसे क्यों शिकायत करें? आपके यहाँ तो आयतें पढ़ पढ़ के इख्तिदार पे कब्जे कर रहे हैं, पूरा मुल्क छीन रहे हैं, लूट रहे हैं और पूरी दौलतें मुंतकिल कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। आप यकीन करें, मुझे यकीन नहीं है कि आप कभी उठेंगे और यहां कुछ बदलेगा। मेरा यकीन ये है कि ये छोटे छोटे टुकड़े होने जा रहे हैं। जो अबू कलाम आज़ाद ने कभी कहा था कि ये मैदान कारजार बनेगा, जिसकी गवाही प्रोफेसर साहब के वीडियो से भी आपको नजर आती है। और फिर यहाँ छोटे छोटे टुकड़े होंगे और आपस में लोग लड़ेंगे, फसादात होंगे और हिंदुस्तान के मुसलमान तमाशा बनेंगे। तो ये बन गए। आज़ादी दिखाते थे कि अगर आज़ादी की कीमत समझनी हो तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखो कि जिन बेचारों को आप वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि आपने बॉर्डर बंद कर दिया और वो 25-30 करोड़ वो भी अगर सारे आ जाते तो अगर आज वो 25-30 करोड़ यहाँ मौजूद होते तो आप अंदाज़ा लगाइए आबादी क्या होती। जो 2045 में 50 में कहते हैं कि यहाँ वैसी 50 करोड़ की आबादी हो जाएगी, जब आदमी पर आदमी चढ़ा होगा। तो उससे पहले जो गदरबूत पड़ा है, वसाइल मौजूद है मगर ना निकाल सकते, और निकालेंगे तो चंद अफराद खा जाएंगे और बाकी दुनिया इस वक्त उसे निकाल लेना चाहती है कि भाई यहाँ को बड़ा सानिया हो, बड़ा वाक़या हो, खाना जंगी शुरू हो जाए। तो जो निकाल सकते हो निकाल लो, ले जाओ। मैं आपको बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपके हालात बहुत ख़राब हैं और पूरे मुल्क, रियासत एक बेतरतीब एक हुजूम में तब्दील हो चुकी है। कोई इदारा नहीं है, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल बनाया जाए, एक पूरा तहकीकाती कमीशन हो कोई और वो इसकी तहकीकात करे, एक पूरा कमीशन बैठे इंटरनेशनल कम्युनिटी का, वो यहाँ पर तहकीकात करे और आवाम से वादा हो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी इन्हें सजा देगी, तो शायद कोई हालात बेहतर हो सके आपके, और आपको आपकी आंखें फटी रह जाए कि ये हुब्बुल वतनी का चूरन और ये इस्लाम का चूरन आपकी नस्लों को कैसे दीमक की तरह चाट गया और आपकी कितनी नस्लें इसकी जद में थी। मगर ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुसलसल जद में हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।